गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू BC प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम चालू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है असेसमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ सर्च और रिक्विजिशन। सर्च क्या होता है? देखिए, सर्च मतलब जैसे आपके घर पे कोई छापा पड़ा, ठीक है। छापा पड़ा जो अपन फिल्म में देखते हैं ना, जैसे अपन ने देखा था शिवाजी द बॉस में छापा पड़ा था आदि स्टेशन कैंप पे, और रेड पिक्चर आपने देखी होगी। उसके बाद फिर स्पेशल 26 आपने पिक्चर देखी होगी। हाँ, स्पेशल 26 में CBI की बात है या इनकम टैक्स की रेट की बात है। तो सेक्शन 132 में, सेक्शन 130 कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 132 में सर्च एंड सीजर का ऑथराइजेशन और पावर्स वगैरह देके रखें, है ना। अब सर्च और सीजर कौन ऑथोराइज कर सकता है? सर्च और सीजर एक सीनियर ऑफिसर ऑथोराइज करेगा। उसके बहुत सारे नाम होते हैं, आप एक बार पढ़ लेना उसको। सीनियर, मैंने सिर्फ ऑथोराइज्ड ऑफिसर लिखा है। क्या लिखा है मैंने? सिर्फ ऑथोराइज्ड ऑफिसर। एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर, अगर ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास क्या है, रीजंस टू बिलीव है। यहाँ पर भी रीजंस टू बिलीव होना चाहिए। क्या है रीजंस टू बिलीव? कि सेक्शन 131 का समन, 131 का क्या समन? समन मतलब जो कोर्ट से नोटिस आते हैं ना, जो कोर्ट से नोटिस आते हैं उसको बोलते हैं समन। समन इशू करना, ठीक है। तो सेक्शन 131 का समन। और सेक्शन 142 हमने पढ़ा था कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर कोई भी रिकॉर्ड्स मंगाने के लिए अगर कुछ नोटिस दें तो 142(1) में जाता है। तो 142 का नोटिस, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला 131 और 142, ठीक है। इन दोनों को कंप्लाई, मतलब इन दोनों का नोटिस दिया था पर कंप्लाई नहीं करा। मेन बात क्या है? कंप्लाई नहीं करा इसने। यहाँ पर मेनली क्या है? कंप्लाई नहीं करा। और अगर देते, मतलब पहली बात तो ये है कि अगर दिया और कंप्लाई नहीं करा, और दूसरी बात ये है कि अगर नहीं दिया तो भी कंप्लाई नहीं करता। मतलब ऐसा है कि अगर नहीं दिया तो भी कंप्लाई नहीं करता, मतलब अगर दे देते तो भी कंप्लाई नहीं करता, ठीक है। रीजन्स टू बिलीव, पहला रीजन्स टू बिलीव ये है। या फिर दूसरा रीज़न टू बिलीव ये है कि कोई भी ऐसी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग बीइंग मनी, बुलियन, ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग जिससे रिलेटेड कोई इनकम है जो कि आपने डिस्क्लोज नहीं करी, ऐसा ऑथराइज्ड ऑफिसर को रीजंस टू बिलीव है। ऐसा क्या ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगता है, ऐसा ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगता है, ठीक है। तो आप पर रेड की जा सकती है, ठीक है। आप साथ साथ में लिखते चले, लिख लीजिए। मैं आपको 2 सेकंड का वक्त देता हूँ। चलिए, ये भी लिख लिया होगा आपने। चलिए, अब सर्च और सीजर के केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर रहेगा उसकी पावर्स क्या क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर की पावर क्या क्या है। किसी भी प्लेस की तलाशी ले सकता है वो, है ना। जहाँ पर भी, मतलब ऑब्वियसली ये पावर तो देना ही पड़ेगी कि मतलब तलाशी लेने की पावर तो देना ही पड़ेगी, ठीक है। अगर अपन जाके मांगेंगे तो कुछ देगा नहीं सामने वाला, तो तलाशी, सबसे पहली बात तलाशी लेने की पावर। अब क्या होता है कि पहले ये जो रूल है, मतलब ये जो सेक्शन है, ये बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए इसमें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हरकतें होती थी। चलो, आपने तलाशी लेने की पावर दे दी। अब फिर क्या हुआ कि तलाशी लेने की पावर दी तो असेसी क्या करने लग गए, सब है ना एक अलमारी में छुपाने लग गए, छुपा के रखने लग गए। अब बोलता है हमारे पास चाबी तो ही नहीं। अब असेसिंग ऑफिसर परेशान, क्या करे क्या करे। तो उनको एक और पावर दी गई कि कोई भी ताला तोड़ सकते हैं, ब्रेक ओपन एनी लॉक, ब्रेक ओपन एनी लॉक। मतलब कि कुछ भी चीज़, कुछ भी इनकम वगैरह डिस्क्लोज करने से रिलेटेड कुछ भी ताला तोड़कर कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, नेक्स्ट चीज़, अब क्या हुआ कि जैसे सपोज करें किसी के घर में रेड पड़ी, ठीक है। अब उसने सारा डेटा जो है, उसके ब्लैक मनी का सारा डेटा जो है वो पेन ड्राइव में छुपा के एक आदमी को दिया और बोला तू 4थी मंजिल से कूद जा, ठीक है। अब वो कूद गया बाहर, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन को सर्च करने की पावर भी है कि सर्च एनी पर्सन जो कि बाहर जा रहा है या फिर बाहर से अंदर आ रहा है और ऑफिसर को लगता है कि उसने कुछ छुपाया है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर किसी भी पर्सन को बोल सकता है कि आप बुक्स चेक करने की रिक्वायर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करो, बुक्स चेक करने की रिक्वायर्ड फैसिलिटी आप प्रोवाइड करें, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि कोई सा भी, अब जैसे आपने एक घर पे रेड मारी, आप असेसिंग ऑफिसर है, आपने एक घर पे रेड मारी, ठीक है। अब आपको रेड में बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे रेड पिक्चर आपने देखी होगी, तो रेड पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है। तो उसको सीज करने की पावर होती है। तो सीज कर सकते हैं एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सीज कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। अब क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग जिसमें क्या क्या आता है,
मनी गोल्ड बुलियन ज्वेलरी भी आती है, मनी गोल्ड बुलियन ज्वेलरी भी आती है। अब सामने वाले की सोने की दुकान है, ठीक है, अब सामने वाले की है ही सोने की दुकान, अब उसके पास ऑब्वियसली गोल्ड तो बहुत सारा हो गई, बुलियन बहुत सारा हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे बाद में कमेंटमेंट ला गया कि स्टॉक इन ट्रेड जो कि स्टॉक इन ट्रेड जो है, स्टॉक इन ट्रेड क्या, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो सीज नहीं कर सकते। अब एक बात बताइए मुझे, फॉर एग्जांपल अगर एक एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी उसकी दुकान पे छापा पड़ा, ठीक है, उसकी शॉप पे छापा पड़ा, उसकी शॉप में 100 किलो सोना मिला, ठीक है, 100 किलो गोल्ड मिला, गोल्ड की शॉप है, 100 किलो गोल्ड मिला। अब 100 किलो गोल्ड में से सिर्फ 50 का ही हिसाब किताब है, बाकी 50 जो है वो अनअकाउंटेड है, तो क्या 100 किलो ही सीज नहीं हो सकता? नहीं, 50 किलो सीज कर सकता है, 50 किलो सीज नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा रहता है। However, stock in trade cannot be seized. ऑब्वियसली बुक्स चेक करते टाइम कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बना सकता है, कॉपीज़ बना सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर। उसके बाद जो भी स्टॉक मिला या फिर जो भी चीज़ें मिली उसके एक इन्वेंट्री बना सकता है। इन्वेंट्री मतलब क्या, लिखा पढ़ी कर सकता है। यहाँ पर एक्चुअल में लिखा पढ़ी को क्या करना बोलते हैं, पंचनामा बनाना बोलते हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पंचनामा, आपने सुना होगा, पंचनामा बनाना बोलते हैं, ठीक है। ये आप अगर लिखना चाहते हो आप लिख लें, समझ में आ गया आपको। किसी भी प्लेस की तलाशी ले सकता है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, किसी भी प्लेस की तलाशी ले सकता है जहाँ उसको लगे कि कुछ छुपा के रखा है। पॉइंट नंबर बी, ब्रेक ओपन एनी लॉक, ठीक है। उसके बाद फिर सर्च एनी पर्सन जो कि बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है और ऑफिसर को लगता है कि उसने कुछ छुपाया है। किसी पर्सन को बोल सकता है कि बुक्स चेक करने की रिक्वायर्ड फैसिलिटी दो। नेक्स्ट, सीज एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, हाउएवर स्टॉक इन ट्रेड सीज नहीं कर सकता वो। उसके बाद नेक्स्ट, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और मेक कॉपीज। नेक्स्ट, मेक इन्वेंट्री ऑफ एनी सच वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डीम्ड सीजर क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं हम, डीम्ड सीजर क्या होता है। डीम्ड सीजर देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर पे रेड मारी, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, आप असेसिंग ऑफिसर है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक घर है, एक एसएससी है, उसके यहाँ पर बहुत सारा कुछ छुपा के रखा हुआ है, ठीक। अब आपने रेड मारी, अब यहाँ पे आपको सपोज करें 100 करोड़ रुपए कैश मिला, 100 करोड़ रुपए कैश मिले, ठीक है, और 1000 किलो RDX मिला। क्या मिला? RDX बॉम्ब। ये एसएससी क्या था? टेररिस्ट था, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको आप सीज कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। 1000 किलो RDX को कहाँ लेके जाओगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ऐसा तो क्या हुआ, ड्यू टू इट्स वॉल्यूम, वेट या फिर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टॉक सीज नहीं किया जा सकता है। मतलब RDX एग्जाम्पल था, पर ऐसा कुछ भी सीज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बोल सकता है, क्या बोल सकता है? वो बोल सकता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा या फिर इधर उधर मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डीम्ड सीजर। क्या बोलते हैं? डीम्ड सीजर। ऐसा ये आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चीज आती है ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन। ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? डीम्ड सीजर जैसा ही होता है सेम, पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा, मतलब ये डीम्ड सीजर के अलावा अगर कुछ रीजंस है और उसके कारण आप नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन दोगे। क्या दोगे आप? ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे एक एसएससी है, उसका कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, उसका कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है, पर डेटा जो है एक ऐसे सर्वर पे है जो कि बाहर लोकेटेड है, ठीक है। डेटा एक ऐसे सर्वर पे है जो कि आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? आउट ऑफ इंडिया। अब क्या आप सर्वर को कर सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली सीज नहीं करके ले आ सकते। तो आप क्या बोलोगे कि इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो मेरी परमिशन के बिना कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन।
चलिए ये भी लिख लीजिए आप, 1 मिनट। ओके आगे चलते हैं। अब जो बात आती है वो आती है प्रिजम्पशंस क्या होंगे। प्रिजम्पशंस क्या होंगे इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। क्या प्रिजम्पशंस क्या होंगे इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। ओके कलर थोड़ा सा गलत हो गया, वही कलर अच्छा था हमारा, कहाँ गया, सॉरी। प्रिजम्पशंस क्या होंगे, प्रिजम्पशंस इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। प्रिजम्पशंस का मतलब मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा क्या होता था, प्रिजम्पशंस की डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ना एसएससी गुंडागर्दी करते थे। अब जैसे रेड मारी, असेसिंग ऑफिसर ने रेड मारी, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ने उसकी टीम के साथ रेड मारी और ये घर है, ये एक होम है। अब वहाँ पर क्या कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिली। वो असेसी मना कर देते, बोले मेरी है ही नहीं, ये मेरी है ही नहीं। तो क्या बोला गया कि जो भी बुक्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो मान लिए जाएंगे कि वो आपके ही हैं, वो आपके ही हैं। अब चलो बुक्स मिली, जैसे तैसे एसएससी को मना है कि बुक्स मिली, ठीक है। अब उसमें एंट्रीज डली हुई है, ठीक है। एक एंट्री डली है क्लोजिंग स्टॉक की, एंट्री डली की क्लोजिंग स्टॉक है 1000 करोड़ का। सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल नहीं लेते हैं, कुछ भी मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी लीजिए कि कुछ आपको एंट्रीज मिली, ठीक है। तो असेसी बोलते थे, असेसी बोलता है बोले ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये तो मैं मेरे बच्चा 12th में अकाउंट्स की क्लासेस दे रहा था तो उसके टाइम पे उसको अकाउंट सिखाने के लिए एंट्रीज करी थी। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, ये आप छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो क्या जो भी कंटेंट्स है उस चीज़ के, जो भी कंटेंट है वो सब ट्रू हैं, मतलब मान लिए जाएंगे कि ट्रू है, ठीक है। अगर कुछ साइन है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, ठीक है, तो साइन है जो कि आपके किए हुए लग रहे हैं तो वो आपके ही हैं, मतलब आप उसमें उस चीज़ में मुकर नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि डॉक्यूमेंट जो भी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो भी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड लग रहे हैं वो आपने ही एग्जीक्यूट किए हैं। किसने, आपने ही एग्जीक्यूट किए। ये कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। ये शॉर्ट में मैं आपको कुछ छोटे मोटे नोट्स बनाते चलेंगे अपन, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके चलिए अगली चीज़ आती है कि सपोज करें कि असेसिंग ऑफिसर ने आपके यहाँ पे रेड मारी थी, असेसिंग ऑफिसर ने आपके यहाँ पे रेड मारी थी। अब वहाँ से वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करके लेके गया। क्या लेके गया, बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करके लेके गया, ठीक है, सीज करके लेके गया। तो अब वो कब तक रख सकता है, तो उसका रखने की डेट क्या है, जब 153A का ऑर्डर आ जाएगा उसके 30 दिन के बाद वो नहीं रख सकता, मतलब मैक्सिमम 30 दिन तक रख सकता है, उसके बाद नहीं रख सकता, ठीक है। 153A क्या होता है, 153A का मतलब होता है, 153A का मतलब होता है कि असेसमेंट से सर्च के केस में जो असेसमेंट होता है वो सेक्शन 153A में होता है, ठीक है। 153A में क्या में 153A, ओके। अब जैसे हमने बहुत सारे सेक्शन पढ़े, 144 पढ़ा बेस्ट जजमेंट का, 143(3) पढ़ा स्क्रूटनी असेसमेंट, 147 पढ़ा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। वैसे सर्च के लिए क्या है 153A, ठीक है। हाँ चलिए, पर असेसिंग ऑफिसर रख सकता है अगर रीजंस रिकॉर्ड करे। क्या करें, रीजंस रिकॉर्ड करे इन राइटिंग में होना चाहिए ऑब्वियसली रीजंस, और सीनियर्स की अप्रूवल होना चाहिए, सीनियर्स की अप्रूवल होना चाहिए, तो वो बुक्स रख सकता है, ठीक है। जिसकी बुक सीज, अब ऑब्वियसली क्या होता है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अब एक है, आजकल तो वैसे डिजिटल कॉपी में होती है, पर ये जब का प्रोविज़न है तब क्या था कि एक ही कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो अब बिजनेस करने में दिक्कत हो रही है। अब ये रेड की कार्रवाई तो क्या है महीनों चलती है, पर इसका मतलब रेड की कार्रवाई मतलब आफ्टर रेड असेसमेंट जो है वो तो महीनों चलते हैं। तो अब आगे आदमी बिजनेस कैसे करे, तो अगर उसको कुछ कॉपीज़ बनाना है, कुछ कॉपीज़ बनाना तो वो उसका राइट है, ठीक है, आप उसको बनाने दे सकते हो ताकि उसका बिजनेस अफेक्ट नहीं हो। ओके लिख लीजिए। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 132। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब असेसमेंट कैसे होगा,
सर्च और सीजर के केस में असेसमेंट कैसे होगा, असेसमेंट कैसे होगा? देखिए भैया, असेसमेंट कैसे होगा? सबसे पहले तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 139, 147, 148, 149, 153, 153, 149 जो भी है, सारे सबको ओवर रूल करते हैं। ओवर रूल करते मतलब इसमें जो भी लिखा है वो नहीं मानेंगे, इसका एक पूरा फ्रेश नया सेक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि आप रेड करेंगे तो आप नोटिस देंगे इनकम ऑफ 6 असेसमेंट ईयर्स। किस किस चीज़ को असेस करने के लिए? 6 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द सर्च इज कंडक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 6 असेसमेंट ईयर के, पिछले 6 असेसमेंट ईयर, समझते हैं इसको, देखिए पिछले 6 असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी रेड हुई, फॉर एग्जाम्पल आपकी रेड हुई असेसमेंट ईयर 2021 में, ये रेड का साल है। ठीक है, तो कौन कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको नोटिस दिया जा सकता है? आपको नोटिस दिया जा सकता है 2019-20 असेसमेंट ईयर, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16 और 2014-15। इन 6 सालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 सालों के लिए आपको नोटिस दिया जा सकता है। दिया जा सकता है नहीं, दिया जाएगा, सॉरी दिया जाएगा। आपको 6 सालों के लिए नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, इन 6 सालों की आपकी इनकम निकाली जाएगी। ठीक, इन 6 सालों के लिए आपकी इनकम निकाली जाएगी। और एक नई कहानी सुनिए, और एक और इसमें एक अमेंडमेंट आया था कि अगर एओ के हिसाब से, अगर एओ के हिसाब से इनकम जो एस्केप हुई है वो 50 लाख से ज़्यादा है, किस ईयर में? किस ईयर में? 6 से 10 ईयर में। मतलब जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल, मेरे एग्जांपल में अभी 2014-15 तक था, अब इसके पहले के भी 4 साल ले लो, इसके पहले के भी 4 साल ले लो, अगर उसमें 50 लाख से ज़्यादा इनकम एस्केप हुई है तो इन 4 सालों का भी नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, इन 4 सालों का भी नोटिस दिया जा सकता है। नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है इशू ऑफ नोटिस। क्या आता है? इशू ऑफ नोटिस। ठीक है, अब हर केस में नोटिस जाएगा, हर केस में नोटिस जाएगा और असेसी को रिस्पॉन्स में एक रिटर्न फाइल करना होता है। असेसी को रिस्पॉन्स में एक रिटर्न फाइल करना होता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी प्रोसीजर। जैसे असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर आया, रेड करी, आपने रेड करी, रेड में सब प्रोसीडिंग्स वगैरह सब कुछ हो गया कि मतलब जो भी आइटम थे वो सीज कर लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर लिए, है ना। उसके बाद उसका एक पंचनामा बनता है, पंचनामा बना लिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि असेसी को बोला जाता है कि आप असेसी को नोटिस दिया जाता है, असेसी को नोटिस दिया जाता है और बोला जाता है कि आप एक रिटर्न फाइल करो अंडर सेक्शन 153A। नोटिस भी किस सेक्शन में दिया जाएगा? 153 है। ठीक है, 153 में नोटिस दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप इसके रिस्पॉन्स में एक रिटर्न फाइल करो, है ना। और एक रिटर्न ये और पिछले जितने भी सालों के नोटिस गए सबके लिए एक रिटर्न फाइल करना होता है, वैसा चलता है। ठीक है, तो असेसी रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ, ये अगर आपको लिखना तो आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब एक चीज़ ये बताने की है कि फॉर एग्जांपल आपको 2019-20 से 2014-15 तक के नोटिस दिए गए। ठीक है, अब 2017-18 का आपका जो है 2017-18 का ऑलरेडी केस पेंडिंग है ITAT में। ठीक है, तो इस केस का क्या होगा? इस केस का ITAT नहीं, आप समझिए, इसका केस बेसिक चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, तो इस केस का क्या होगा? इस केस का क्या होगा? क्या होगा इस केस का? पेंडिंग असेसमेंट्स का क्या होगा? पेंडिंग असेसमेंट्स का क्या होगा? जो भी पेंडिंग असेसमेंट्स पेंडिंग रहेंगे, असेसमेंट्स
असेसमेंट जो है जो भी पेंडिंग रहेंगे ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च, क्या में डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च, वो अबेट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। और पूरा जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कौन से सेक्शन में चलेगी, सेक्शन 153A में चलेगी, इसी सेक्शन में चलेगी मतलब, ठीक है। ओके अब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रिवाइव कब हो जाएगी, मतलब अब देखिए, अब एक्चुअली क्या होता था, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए क्या होता था कि फॉर एग्जांपल किसी के 3-4 साल के केस खुले हुए हैं, मतलब पिछले 6 साल में से, पिछले 6 ईयर्स में से 3-4 साल के केस खुले हुए हैं। अब उसको लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसको लग रहा है कि 3 साल के केस खुले हुए हैं, अब उसको लग रहा है कि इसकी अप्रॉक्स लायबिलिटी 10 करोड़ आएगी, ठीक है। अब 10 करोड़ पर अगर वो टैक्स भरेगा तो मोटा मोटा सब इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह मिला के फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ हुआ। अब वो एक प्लानिंग करता है, बोलता है अपन एक काम करते हैं, अपन है ना 1 करोड़ रुपए एक असेसिंग ऑफिसर को देते हैं, बोला आप हमारा रेड कर दो, आप हमारा रेड कर दो, ठीक है, रेड कर दो और बोल दो कि कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। अब जो भी ये पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, ये पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, ये अबेट हो गई, आदमी जीत गया। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए फिर ये एक मतलब ऐसी चीज़ों को तो रोकने था बट ऑब्वियस, तो इसीलिए ये एक चीज़ लाई गई कि रिवाइव हो जाएगी अबेटेड प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग्स अबेट हुई है वो रिवाइव हो जाएगी कब, जब प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 153, मतलब जो 153 में हमारी प्रोसीडिंग्स चली वो एनल कर दी गई, ख़त्म कर दी गई इन एनी अपील या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और अबेटेड असेसमेंट जो है वो रिवाइव हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, कब से रिवाइव होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखने की आप, कब से रिवाइव होंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनलमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनलमेंट बाय CIT। मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में CIT के थ्रू ही होके निकलती है, ठीक है। तो अबेटेड असेसमेंट्स कब से रिवाइव होंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनलमेंट, क्या ये एनलमेंट बाय CIT। Please write it down if you want to write. चलिए आगे चलते हैं। ओके एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि नोटिस हर केस में देना मैंडेटरी है, नोटिस हर केस में देना मैंडेटरी है। अब इसमें ना एक चीज़ होती थी, देखिए क्या होता था कि फॉर एग्जांपल कहीं पर जैसे हम रहते हैं इंदौर में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन है, ठीक। अब इलेक्शंस में क्या हुआ कि एक कोई नेताजी हैं, उन्होंने क्या करा कि इलेक्शन पहले से बहुत होता था कि इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक पेटी भर के कैश पहुंचा दिया, क्या पहुंचा दिया, कैश पहुंचा दिया, ठीक है। अब इसके जो भी एक आदमी को पेटी भर के कैश पहुंचा दिया और है ना गाड़ी में कैश है बहुत सारा। अब क्या हुआ कि गाड़ी जो चला रहा है वो कैश के साथ पकड़ा जाता है, ठीक है, वो कैश के साथ पकड़ा जाता है, मतलब इसी सेक्शन में, मतलब उनको कुछ असेसिंग ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो इसी सेक्शन में मतलब उसने बोला कि मैं सर्च करूँगा, ठीक है, 132 में सर्च करूँगा। अब 132 में सर्च करेंगे तो 153A में 132 में सर्च करेंगे तो 153A में आपको नोटिस देना मैंडेटरी है। अब बोलते थे कि भैया आप 6 साल का नोटिस दो, उसके बाद फिर इनकम असेस करो, हर एक साल का रिटर्न फाइल करेंगे और XYZ जो भी है सब प्रोसीडिंग्स करेंगे। अब ये जो आदमी है, जो कि आदमी ये ट्रक जो लेके जा रहा है, ये आदमी, इसकी कोई फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ कैरियर है, ये पैसा तो किसी और का है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न लाया गया। स्पेशल प्रोविज़न क्या है कि अगर किसी पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन चल रहा है और उसमें ऐसा कुछ पैसा मतलब पकड़ा गया है, तो सिर्फ एक ही साल का नोटिस इशू करके और एक ही मतलब एक ही नोटिस में और एक ही प्रोसीडिंग में सब प्लस माइनस करके आप हिसाब किताब कर लो उससे टैक्स वसूल कर लो। ये 6 साल या फिर 10 असेसमेंट ईयर्स को ऐसे बार बार छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी नहीं है, टाइम खराब होगा, क्या मतलब है ऐसा, ठीक है। ये आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए प्लीज़।
चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 153C। क्या सेक्शन है 153C? 153C है असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे समझाया, हमारे घर पे सर्च हुई भैया, हमारे घर पे सर्च हुई। अब सर्च हुई और ऐसा कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग मिला, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मिली, या फिर इन्फॉर्मेशन मिल गया असेसिंग ऑफिसर को, जो कि 153A में जिसके अगर रेड हुई उसका नहीं है। क्या है? नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका नहीं है। ठीक है, तो सारे उसका नहीं है। और मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, ऐसा कोई मेरा दोस्त है, मेरे घर पे रेड हुई और मेरा दोस्त है, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पे रखे और असेसिंग ऑफिसर को कुछ इंडिकेशन मिला कि ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर वाई के हैं, जो कि मिस्टर एक्स से रिलेटेड नहीं है ना। तो क्या करेंगे? तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें बरामद हुई है, वैल्यूएबल आर्टिकल होते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन बरामद हुई है, वो उस पर्सन के, मतलब मिस्टर वाई के मेरे एग्जांपल में, जुरिसडिक्शनल लेव को दे दिए जाएंगे। ठीक है, जुरिसडिक्शनल लेव को दे दिए जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए इतना। चलिए अब क्या होगा? जुरिसडिक्शनल लेव को दे गए। अब वो दूसरे पर्सन, मतलब मिस्टर वाई का जो एओ है, वो उसके अगेंस्ट ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि उसके, मतलब उसी ने सर्च किया, अंडर सेक्शन 153 है। पर कब? जब वो सेटिस्फाइड है कि कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं करी, मतलब उसको भी लगता है कि हाँ, अब जैसा ऐसा है कि जेन्युइन कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ी है तो फिर क्यों परेशान करें। पर नहीं, अगर असेसिंग ऑफिसर को, उसके असेसिंग ऑफिसर को भी लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा? वो जो भी मतलब प्रोसीडिंग्स है वो ऐसे करेगा जैसे कि सर्च ही हुई है। ठीक है, अब ऑब्वियसली सर्च जैसा ही है तो प्रोविजन भी सर्च जैसे ही लगेंगे। कैसे? कि फेट ऑफ पेंडिंग असेसमेंट का क्या होगा? पेंडिंग असेसमेंट ऊपर मैंने बताया था कि अबेट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपने एक्चुअल में सर्च तो करी नहीं, तो डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च क्या लेंगे? क्या डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च क्या ली जाएगी? डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च ली जाएगी जब जुरिसडिक्शनल एओ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसीव हुए, बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। चलिए अब एक और बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ मैं आपको। देखिए क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक असेसिंग ऑफिसर है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? कि एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, और बहुत सारा मतलब पैसे वैसे का कुछ लेन देन चल रहा है, या फिर कुछ भी चल रहा है, कुछ एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, अब असेसिंग ऑफिसर को पता है कि मैं अगर, अब हर चीज़ में परमिशन, मैंने आपको ऊपर बताया था कि परमिशन लेने जाना पड़ता है, तो असेसिंग ऑफिसर को पता है अगर मैं परमिशन वगैरह लेने जाऊँगा, जब तक इनको पता चल जाएगा और ये सब भग जाएंगे। ठीक है, मतलब उसके पास एक की परमिशन लेने की, मतलब सपोज करो कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, अब चारों फ्लोरों पे 10 जने काम करें, फॉर एग्जांपल 10 जने अलग अलग शॉप्स और दुकान का नाम से काम करना है। अब असेसिंग ऑफिसर को पता है मैं 10 जनों के लिए अलग अलग परमिशन लेने जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब इन लोगों को पता चल गया, भाग जाएंगे सब। तो क्या हुआ कि वो बोलता है कि मैं एक की परमिशन लेता हूँ और इधर रेड कर देता हूँ। ठीक है, एक की परमिशन ली उसने, मतलब एक ही परमिशन ली, नाम सबके लिखे, समझ रहे हैं आप? ये परमिशन जो है, ये परमिशन है, क्या है ये? परमिशन। क्या लिया उसने? एक की परमिशन ली और नाम सबके लिख दिया, और उसके हिसाब से फिर उसने रेड कर दी, अब असेसी क्या बोलते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ असेसी क्या बोलते हैं। असेसी भैया गुंडा ही करते हैं। असेसी बोलते हैं कि देखिए, आपने परमिशन एक ही ली, ठीक है, आपने परमिशन एक ही ली, तो
अब हम कैसे मान ले कि ये इंडिविजुअल पे आप असेसमेंट क्यों करोगे? आप असेसमेंट इंडिविजुअल पे आप असेसमेंट कर ही नहीं सकते। आप असेसमेंट करो एज एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी ऑब्लिक बीओआई असेसमेंट करो। आप इंडिविजुअली असेसमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने परमिशन नहीं की ली। तो इस चीज़ को ओवररूल किया गया, ऐसा बोला गया कि अगर ऐसा कुछ केस है, टाइम नहीं है और अलग अलग ऑथोराइजेशन लेने का टाइम नहीं है और सभी में एक का ही नाम है, मतलब क्या बोल रहा था मैं कि नाम जो है वो एक ही ऑथराइजेशन में सबका है, ठीक है, सभी का नाम है ना। तो उसमें क्या होगा कि इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि एओपी है, ठीक है, एओपी है, और इसका मतलब ये नहीं कि असेसमेंट एक ही होगा या फिर एज एन एओपी असेसमेंट होगा। असेसमेंट तो हम अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा ये है। समझ गए आप? लिख लीजिए प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन नंबर 154। क्या सेक्शन है? 154, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कब अलाउड है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक का मतलब होता है यहाँ पे मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा? मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा? जिसमें दो व्यू पॉसिबल नहीं है, जो है वो है, मतलब जिसके अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके अगेंस्ट कुछ डिस्कशन हो सकता है, नहीं, एपरेंट है, सीधा सीधा दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना, तो उसको बोलेंगे मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। और वही चीज़ कवर होती है 154 में। 154 में क्या कवर होती है? मिस्टेक, चेंज ऑफ ओपिनियन नहीं, नॉट चेंज ऑफ ओपिनियन, मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ओके, ये रेक्टिफाई कर सकते हैं, मिस्टेक ऑफ एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑर्डर्स या फिर इंटीमेशन, मतलब ऑर्डर में कुछ गलती हो गई या फिर इंटीमेशन में कुछ गलती हो गई तो 154 के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म किया गया है। टोटल मर्जर, पार्शियल मर्जर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक असेसमेंट हुआ है, ठीक है, एक असेसमेंट हुआ है। अब इसमें 3 इश्यूज आए, इशू ए, इशू बी और इशू सी, ठीक है। अब क्या हुआ कि असेसी ने कुछ नहीं करा, असेसी ने क्या करा है? इशू ए के अगेंस्ट अपील कर रखी है। असेसी ने क्या करा है? इशू ए के अगेंस्ट अपील कर रखी है, ठीक है, और आगे जो भी है प्रोसीडिंग्स कर रखी है। तो क्या असेसिंग ऑफिसर, सॉरी इसको भूल जाइए, मैं बताता हूँ आप सर, ऐसे मत समझिए, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा एक असेसमेंट है, एक असेसमेंट हुआ, ठीक है, एक असेसमेंट हुआ, उसमें 3 चीज़ें हुई, इशू ए, इशू बी और इशू सी, ठीक है। 3 इशू निकले। अब इशू ए के लिए, ए और बी के लिए मैन बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि ये दोनों जो हैं ये टैक्सेबल हैं, ठीक है, और इशू सी पे कुछ नहीं बोलता, बोले ठीक है, मतलब इशू सी उस पर ध्यान नहीं गया, इशू सी पे, और इशू ए और बी के लिए बोलता है टैक्सेबल है। अब असेसी जो है वो इशू ए पर आगे अपील कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर असेसिंग ऑफिसर की आँख खुलती है, तो क्या वो इशू सी के लिए, मतलब वो कुछ इशू सी के लिए वो अपील कर सकता है, मतलब इशू सी के लिए वो वापस से असेसमेंट करवा सकता है। इशू सी के लिए वो वापस से कर सकता है कि मतलब ऐसा है कि जो मैटर अपील में नहीं गए, तो क्या सी अपील में नहीं गया है? ए मतलब ए गया है सिर्फ, सी तो नहीं गया ना, तो क्या वो सी को वापस से उठा सकता है? हाँ, उठा सकता है। वो इसको बोलते हैं पार्शियल मर्जर। क्या बोलते हैं? पार्शियल मर्जर की मतलब लोअर अथॉरिटी का मतलब असेसिंग ऑफिसर का जो भी ऑर्डर है वो पार्शियली CIT अपील्स के ऑर्डर में मर्ज हुआ है, इसको बोलेंगे हम पार्शियल मर्जर। एक और बार समझते हैं, देखिए
असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कर रहा है, उसके सामने 3 इशू है, ए बी और सी, ठीक है, इतना समझ में आया, 3 इशू हैं, ये सिर्फ इशू है अभी। अब इशू ए के लिए ये असेसिंग ऑफिसर बोलता है टैक्सेबल है, इशू बी के लिए बोलता है ये टैक्सेबल है, और इशू सी में कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं है, ठीक है, आपने जो करा है वो सही है, ठीक है। अब असेसी जो है वो इशू ए को लेकर वो CIT अपील्स के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पे उसकी अपील चल रही है, क्या असेसिंग ऑफिसर इशू सी के लिए बाद में उठ सकता है, बाद में खड़ा हो सकता है कि बोले हाँ ठीक है अब इसका भी असेसमेंट करना है, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा करके कुछ हो सकता है। मतलब इशू सी के अगेंस्ट कुछ भी वापस से असेसमेंट पॉसिबल है कि हाँ पॉसिबल है। क्यों? इसी को बोलते हैं पार्शियल मर्जर होना। मतलब जो लोअर अथॉरिटी मतलब असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो है वो पार्शियली CIT अपील्स के ऑर्डर में मर्ज हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पार्शियल मर्जर अफर्म किया जाता है, यहाँ पर भी पार्शियल मर्जर का कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि मतलब ऐसे कुछ चीज़ें जो कि अपील में चली गई हैं, उनको अपील में नहीं गई है, सॉरी, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि अपील में नहीं गई है तो उनका क्या रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन 2 टाइप से किया जा सकता है, एक तो सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन, मतलब खुद ही असेसिंग ऑफिसर को लगा कि ठीक है यार कर देते रेक्टिफिकेशन, या फिर असेसी ने अप्लाई करा, है ना, बॉट अप बाय असेसी, ये बॉट अप लिखा है मैंने, ठीक है। बॉट अप बाय असेसी, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन के कारण अगर जैसे उसने सुमोटो रेक्टिफिकेशन करा और रेक्टिफिकेशन के कारण असेसी की कुछ लाइबिलिटी इफेक्ट हो रही है तो उसका ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। ओबीएस मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। ये तो मतलब नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि आपकी कुछ लाइबिलिटी इफेक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली आपको बताना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट क्या है? अब 2 टाइम लिमिट होगी बट ऑब्वियस इसमें कि जब सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन होगा तो 4 इयर्स, सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट है 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी अमेंडेड वॉज पास्ड, ठीक है। मतलब जो ऑर्डर पास होना था, जो ऑर्डर अमेंड होना था वो पास कब हुआ, उससे 4 साल, ठीक है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 4 साल। अगर एप्लीकेशन है, असेसी ने अप्लाई करा है, किसने अप्लाई करा है? असेसी ने अप्लाई करा, तो 6 months from the end of the month, 6 months from the end of the month in which application is received, लिख लीजिए, लिखना हो तो। ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 154 कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है टाइम लिमिट इन केस ऑफ, टाइम लिमिट बच गई थी हमारे ऊपर, मैं लिखना भूल गया था इसलिए मैंने नीचे लिखा मैंने पहले 154 लिख दिया था इसलिए पहले वही पढ़ा दिया। टाइम लिमिट इन केस ऑफ सर्च असेसमेंट, सर्च असेसमेंट मतलब 153 है का टाइम लिमिट क्या होगा? 153 है। अब इसमें भी ऑब्वियसली 3 चीज़ें हैं, आप सिर्फ ये ध्यान रखना 21, 18 और 12, 21, 18 और 12। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के पहले क्या है? 21 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए क्या है? 18 मंथ्स। और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए क्या है? फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड आफ्टर, देयर आफ्टर मतलब आगे के लिए क्या है? 12 मंथ्स, ठीक है। अब 21 मंथ्स कब से देखना है? 21 मंथ देखना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द लास्ट ऑथराइजेशन, मतलब जब कुछ ऑथराइजेशन, एक ऑथराइजेशन होता है कि मतलब सीनियर ऑफिसर्स क्या करते हैं, फाइनल ऑथराइजेशन देते हैं। तो जब भी वो लास्ट ऑथराइजेशन दिया गया 132 के अंदर, लास्ट ऑथराइजेशन दिया गया कि हाँ ठीक है अब सर्च कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट ऑथराइजेशन दिया 132 के अंदर, वो एग्जीक्यूट करा, उसके एंड ऑफ द मंथ से 21 मंथ्स, उसके एंड ऑफ द मंथ से 18 मंथ्स, उसके एंड ऑफ द मंथ से 12 मंथ्स, ये हुआ सेक्शन 153A। अब ऑब्वियसली अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को केस रेफर करा तो ये सब लिमिट्स जो है वो 12 महीने से बढ़ाई जाएगी। कैसे? अब ये मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं कि 12 महीने प्लस 12 महीने हो जाएंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, तो कितना 24 महीने का टाइम हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 153C, वही अदर वाला कि अदर आदमी, दूसरे आदमी का कुछ अपन ने असेसमेंट करा तो वो दूसरा आदमी मतलब जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे घर पे मिले थे, ठीक है। अब इसमें भी 3 चीज़ें, अब एक्चुअली इसमें
एक चीज़ और एक्स्ट्रा आएगी, एक चीज़ वो 21, 18, 12 तो ध्यान रखना, 21, 18, 12, 21, 18, 12 तो रह गई। पर इसमें एक दिक्कत आप ये समझिए कि इसमें जो है, जो पहला वाला जिसके घर पे रेड हुई है, उसका असेसिंग ऑफिसर सामने वाले को बुक्स ऑफ अकाउंट हैंड ओवर करा, तो कहीं ना कहीं मतलब टाइम गैप तो होता ही है, तो उसको भी कंसीडर करते हुए फिर टाइम लिमिट को और थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो एक तो मेन वाला टाइम लिमिट तो वही है कि 21 महीने तो रहेंगी। कौन से? वही ऑथराइजेशन वाले कि लास्ट ऑथराइजेशन के मंथ, एंड ऑफ द मंथ से फिर 21 महीने, या फिर और लिखा है यहाँ पे, या फिर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द असेट्स हैंड ओवर टू जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। मतलब अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा कि मतलब अगर इन केस लेट भी हो गया, मतलब हमारे पूरा अब किसी असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा सोचा कि मैं खुद का पूरा हिसाब किताब कर लेता हूँ फिर देखूंगा, तो फिर उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ के जो असेसिंग ऑफिसर उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा असेसमेंट करने का, तो इसीलिए फिर टाइम लिमिट दिया गया एक्स्ट्रा कि 9 मंथ्स, दोनों में से जो लेट बाद में हो ऐसा। इस केस में क्या होगा कि मतलब कुछ नहीं होगा तो 9 महीने तो मिल ही जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो 9 महीने तो मिल ही जाएंगे ऐसा। तो 21 मंथ्स तो वाले ऑथराइजेशन वाला, और 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर असेट्स हैंडेड ओवर टू जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 18 महीने हैं, और 12 महीने यहाँ पर दिए हुए हैं, ऊपर वाले में 9 महीने हैं। ऑब्वियसली टाइमिंग की यहाँ पर क्या था कि 21 महीने ज़्यादा ही टाइम थी, इसलिए यहाँ पे कम दिया हुआ है, पर यहाँ पे 18 और 12, और फिर वापस से वही 12 और 12, ठीक, विच एवर इज लेटर वाला टाइम है। अब इसमें भी वही होता है कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को केस रेफर करा है तो 12 महीने का टाइम एडिशनल मिल जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, इसमें मतलब मैंने वैसा लिखा नहीं है, ये रेड मतलब ये वाला केस हो गया, और ग्रीन मतलब ये वाला केस हो गया, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। यहाँ से लिख लीजिए आप। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ आपने लिख लिया होगा। थैंक यू। सो वी स्टॉप हेयर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी मतलब ऑनलाइन ऐसे मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं अभी स्टार्ट करा है। अगर आपके कुछ सजेशंस हो या फिर कुछ क्वेरीज़ हो तो वो आप मुझे लिख सकते हैं। आप ईमेल आईडी मुझे मेल कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी लिख लीजिए। कुछ भी सजेशंस हो प्लीज़, मैं बिल्कुल हर एक सजेशन पढ़ूंगा, और मैं बिल्कुल ओपन हूँ हर एक सजेशन के लिए। क्वेरीज बता दी, क्वेरीज भी आप मेल कर सकते हैं। आप अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे किसी से भी रिलेटेड, सीए फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, बीइंग डीटी नहीं, सिर्फ सीए फील्ड से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बेझिझक आप मुझे मेल कर दीजिए। मेरा मेल आईडी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, vcprofessionalinstitute@gmail.com, ठीक है। थैंक यू।